नाज़रीन, खित्ते की सूरत-ए-हाल बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान में कन्फ्यूजन है। पाकिस्तान की सरकार को कन्फ्यूजन इस बात की है कि पाकिस्तान ने खड़े कहाँ होना है, जाना कहाँ है। अगर फुल फ्लेज वॉर हो जाती है तो पाकिस्तान को पोजीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया है और इसके अलावा अमेरिका का एक दबाव भी पाकिस्तान के ऊपर रहेगा और इसराइल की तरफ पाकिस्तान का एक झुकाव भी बढ़ता जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस में जाने के बाद। तो पाकिस्तान को पोजीशन लेनी पड़ेगी। एक कन्फ्यूजन के माहौल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट के हामी जाने जाते हैं। वो वक्तन फ़वक्तन ईरान के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। उनका ये कहना है ईरान ने हमारी बेइज्जती करवाई, ईरान ने हमारी नाक नीचे लगवाई, ईरान ने हमारे साथ धोखा किया। इस किस्म के बयानात वो लोग दे रहे हैं। फील्ड मार्शल खुद गए लेकिन ईरान नहीं माना। देखिए, ईरान जंग के दौरान नहीं माना। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमला किया किसने, आगाज़ किसने किया लड़ाई का। लड़ाई का आगाज़ किया अमेरिका ने और ईरान ने। आयतुल्ला खामनाई जो सरबराह है मजहबी नौइयत के ईरान में, सुप्रीम लीडर हैं, उन्हें कत्ल किसने किया? अमेरिका ने और इसराइल ने। मासूम बच्चियों को पहले ही हमले में कत्ल कर दिया गया, बहुत बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुआ। अब ये सारी चीज़ें होने पर ईरान ने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने बहुत मार खाई लेकिन सरेंडर नहीं किया, बल्कि वो जवाबी कार्रवाई करते रहे। तो अब वो सिर्फ इसलिए सरेंडर कर दें क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप कुछ मुतालबात ज़्यादा तस्लीम कर दें, हालांकि बात बन गई थी। और ये जो बात बन गई थी इसकी गवाही पाकिस्तान के अंदर अब बहुत सारे सहाफ़ी आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू हो गए हैं। जो पहले बोलने से डरते थे उन्हें भी अब ज़ुबान लग गई है। और अमेरिकन मीडिया खुद बता रहा है कि ये बात बन गई थी कि ईरान आबना हुर्मुज़ को खोल रहा था इस शर्त पे कि अमेरिका नाकाबंदी फौरी तौर पे ख़त्म कर देगा और बाकी चीज़ें मुज़ाकरात में जाकर तय हो जाएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी को एक ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया। इस वक्त अमरीकी ताकत खित्ते में कहाँ कहाँ जमा हो चुकी है और किस तरीके से वो ईरान को घेरा डाल रहे हैं, इस पे मैं आपको मैप पे लेकर जाऊंगा। यानी हमें एक दफ़ा फिर जाना पड़ेगा मैप पे और चलते हैं मैप पे। जी नाजरीन, तो ये है मैप और ये जनाब अमेरिका और ये वो रीजन है जहां लड़ाई चल रही है या जहां पे सारा फड्डा है। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है कि समंदर कौन कौन से हैं। सिर्फ ये मैं आपको दिखाने के लिए वर्ल्ड मैप मैंने आपको दिखाया, पूरी दुनिया का नक्शा है ये, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहां पे समंदर कौन कौन से हैं। इसे कहते हैं पर्शियन सी। ये समंदर जो है ना, ये अरब ममालिक और ईरान के बीच में। ये अरेबियन सी है, ये इंडिया और पाकिस्तान के सामने, ओमान के सामने ये वाला है। इसे गल्फ ऑफ ओमान भी कहते हैं, लेकिन ये इंडियन सी है। और इसके बाद ये वाला जो एरिया है इसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ये तीन समुद्रों को आपने याद रखना है, 1, 2 और ये 3। और ये रेड सी है, ये सऊदी अरब और अफ्रीकी ममालिक के बीच में। रेड सी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये सिर्फ आप ये नक्शा देख लें, उसके बाद जरा यहां पे आप आ जाएं और आपको जरा क्लियर करके मैं दिखा देता हूं। ये जनाब ईरान है, ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है। ये बिल्कुल छोटा सा एरिया है गल्फ ऑफ ओमान। ये आबना हुर्मुज़, ये इसके बाद गल्फ ऑफ ओमान। ये वो जगह है जहां से अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है पाकिस्तान और ओमान के बीच में। और ये वाला जो समुद्र का बड़ा हिस्सा है ये अरेबियन सी भी इसको कहते हैं, इंडियन ओशियन भी इसको कहते हैं। तो ये एरिया अलग है। ये रेड सी है, यहां से नीचे से ये आपको बाबे मंदब नजर आ रहा है, यमन के बिल्कुल साथ, अफ्रीका और गल्फ ममालिक के बीच में, खलीजी ममालिक और अफ्रीका के बीच में, यमन और जबूती के किनारे पे ये एक बीच में एक एरिया है जिसको आप कहते हैं, ये मैंने आपको निशान लगा दिया, ये वाला एरिया इसको आप कहते हैं बाबे मंदब। ये साथ आगे शुरू होता है रेड सी, और ये सारा वो मेडिटेरेनियन सी है जो जाके यूरोपीय ममालिक के साथ लगता है। यूरोपीय ममालिक उस तरफ आते हैं, यहां ऊपर तुर्की है, नीचे मिस्र है, ये शाम है और ये इसराइल है और गजा भी वहीं पे है। अब आ जाए उस फाइनल मैप की तरफ जो सारी हकीकत बता रहा है। ये देखें आप, इस वक्त जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका के जहाज कहां कहां पहुंच गए और किस किस जगह पे अमेरिका के अड्डे मौजूद है। ये जी अरेबियन सी या इंडियन ओशियन, एक अमेरिकी बहरी जहाजों का जो अड्डा है वो यहां पे है। वो यहां पे इन्होंने बना लिया समंदर के अंदर, और यहां पे इन्होंने अपनी फौजी ताकत इकट्ठी कर ली है अरेबियन सी के अंदर या इंडियन ओशियन के अंदर। और ये ईरान का ये वाला एरिया यहां से इन्होंने कंट्रोल किया है। दूसरा, अरब ममालिक को क्रॉस करें तो यहां पे रेड सी आ जाता है, मैंने आपको पहले दिखाया था। एक अमेरिकी बहरी बेड़ा वो ये यहां पे इन्होंने पहुंचा दिया, यहां पे आके खड़ा है। और अब जो अमेरिकी बेड़ा एक और आया पैसिफिक ओशियन से निकल के, वो यहां पहुंच गया। ये इसराइल की बैक साइड पे, यहां पे मेडिटेरेनियन सी के अंदर इनका एक बेड़ा पहुंच गया। तो ये तीन तरफ से इन्होंने ईरान को घेरा डाला इस वक्त तक। अगर लड़ाई हो जाती है और लड़ाई बढ़ जाती है, पाकिस्तान इस वक्त कंफ्यूज है, पाकिस्तान कहां खड़ा होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी अकाउंट्स हैं या जो करीबी लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे ये बात करना शुरू हो गए कि ईरान ने ज्यादती की है,
ये पहले भी कर रहे थे और पहले कुछ मैसेजेस भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की जानिब से या डायरेक्ट उनकी जानिब से सहाफियों को भिजवाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि ईरान की मजम्मत शुरू करो। तो हमें यह पता है कि जिस वक्त सऊदी अरब दबाव डालेगा, क्योंकि बहुत पैसा दिया सऊदी अरब ने, तो पाकिस्तान को पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक और साइड हो सकती है जहां से कुछ दबाव ईरान के ऊपर बढ़ाया जा सके, लेकिन पाकिस्तान नहीं भी करेगा तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। वजह यह है कि सऊदी अरब और सऊदी अरब का पैसा, अभी हमने यूएई का पैसा वापस किया, सऊदी अरब से लेके वापस किया, यहां से पैसा लिया, यहां पे वापस कर दिया। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, हमारे ऊपर पैसा उतना ही चढ़ा हुआ है, शायद उससे ज्यादा चढ़ गया है, क्योंकि और कर्जा भी हम लेते चले जा रहे हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है खित्ते में जहां पे अमेरिका ने अपनी इतनी फौज लाकर इकट्ठी कर दी है कि इस फौज के साथ पूरी एक जंग लड़ी जा सकती है। पहले इस रीजन में अमेरिका ने कभी इतनी ताकत इकट्ठी नहीं की जितनी अब की है। वापस चलते हैं मेन स्टूडियो में। तो नाज़रीन, आपने देख लिया मैप के जरिए से कि सूरत इस वक्त क्या है और मशरिक़ वस्ता में ईरान को कैसे घेरा पड़ा हुआ है। अब ईरान इस घेरे को कैसे तोड़ता है, उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसके अपने इत्तेहादी हैं, उसका अपना एक तरीकाकार है चीज़ों को डील करने का, और उसके हथियारों की नौइयत भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा चैलेंज और खड़ा हो गया है। ट्रंप को जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने में एक हफ्ता बाकी है। देखें, जब भी कभी कोई जंग शुरू होती है तो अमेरिकी सदर बगैर इजाज़त के कोई जंग शुरू तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि वो 60 दिन में कांग्रेस से उसकी इजाज़त ले या उसकी मंजूरी ले। अब कांग्रेस से मंजूरी लेने के लिए बाकी बच गया एक हफ्ता। तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी आइन के तहत ये जो है वो, यानी वॉर पावर रेजोल्यूशन जो है, ये एक अमेरिकी आइन है, कानून है, उसके तहत अमेरिकी सदर को अब ये इजाज़त लेनी पड़ेगी और उसको हमायत दरकार होगी कांग्रेस की। एक हफ्ता बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप के नंबर तो ठीक है, लेकिन बहुत थोड़े मार्जिन के साथ। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते में रुकावट आ जाती है और कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो जाते हैं, इसराइल की लॉबिंग बहुत अच्छी है अमेरिका में, वो कंट्रोल करते हैं अमेरिकन सिस्टम को, ये अमेरिकन खुद कहते हैं, तो उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप मंजूरी लेने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये मंजूरी नहीं मिलती, ये एक संगे मील है जिसको अबूर करना होगा। अगर ये इतना आसान होता तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले कर चुके होते। अब उन्हें क्योंकि आखिरी वक्त में ये करना है, तो ये भी एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो इसको कैसे पूरा करते हैं। इसराइल ने बहरहाल ऐलान कर दिया है कि वो सिर्फ अमेरिका के इशारे का इंतज़ार कर रहा है और वो बड़ी तबाही फैला सकता है। इसराइली वज़ीर दिफा का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अमेरिका की इजाज़त मिलते ही खामनाई के पूरे ख़ानदान को हम ख़त्म कर देंगे। आयतुल्लाह खामनाई किस हालत में है इस वक्त? आयतुल्लाह अली खामनाई तो शहीद हो गए हैं, जो मुज्तबा खामनाई है वो किस हालत में है ये मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर। लेकिन इसराइल ने एक बार फिर ईरान को संगीन नताइज भुगतने की धमकी देते हुए अपनी अमेरिका के साथ दोस्ती का भी इजहार किया है। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ने अगर हमें कहा, ये वज़ीर दिफा है इसराइल का, उसने कहा कि ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं, सिर्फ अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है। ईरान को तारीकी और पत्थर के दौर में हम धकेल देंगे और आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के पूरे ख़ानदान को इस मरतबा ख़त्म कर देंगे। हालांकि पहले ही ये ख़ानदान आधा कत्ल हो चुका है, ज़्यादातर लोग इस ख़ानदान के जो मुज्तबा खामनाई से जुड़े हैं वो शहीद हो चुके हैं। बाकी जो लोग बचे हैं उनमें मुज्तबा खामनाई है। उनकी अपनी सूरत हाल क्या है, इस पर मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स आती रहती हैं। जो एक रिपोर्ट मुज्तबा खामनाई की सेहत के हवाले से आई, ये ईरान में से जो रिपोर्ट आई है वो ये बताती है, ईरानी ओहदेदार को कोट किया गया है कि सुप्रीम लीडर शदीद ज़ख्मी है मगर होश में है। कासिदों के ज़रिए से वो पैगाम रसानी भी उनकी जारी है। ये ईरानी मीडिया को या ईरानी ओहदेदार को कोट किया गया है और अमरीकी इदारे में कोट किया गया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर ज़हनी तौर पे पूरी तरह मुतहर्रिक हैं और मजबूत हैं और बाखबर हैं, लेकिन मुल्क के अहम फैसले अमनन पासदारान इनकलाब के आला कमांडरों के एक ग्रुप के ज़रिए किए जा रहे हैं। हाँ, ये है कि वो अपनी पैगामात जो है वो पहुँचाते रहते हैं। वो एक बड़ी महफूज जगह पे मौजूद हैं। जो फ़िज़ाई हमला किया गया था उसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे और अभी तक वो तिब्बी टीम की निगरानी में हैं। ईरान के सीनियर ओहदेदार ने बताया कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई शदीद ज़ख्मी हैं मगर होश में हैं। उन तक पैगामात हाथ से लिख कर जा रहे हैं और वापस वहीं से तहरीरी तौर पे उनके जवाबात भी आ रहे हैं। ईरानी सीनियर ओहदेदार ने कहा कि इसराइली या अमरीकी निगरानी से बचने के लिए आला हुक्काम सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के करीब नहीं जा रहे और पैगाम रसानी के लिए गैर रवायती मगर महफूज तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सदियों पुराना तरीका है कि हाथ से ख़त लिख कर भेज दो और वहीं से ख़त वापस आ जाए। अच्छा, अब उनकी सेहत के बारे में ये बताया जाता है कि उनके ऊपर जो अटैक हुआ उसमें उनकी एक टांग के 3 सर्जरीज उनकी हो चुकी हैं मुबैना तौर पर। मुबैना तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि ये अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है।
ईरानी सोर्सेज से रिपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मुबैना तौर पे कि 3 मरतबा उनकी टांग की सर्जरी हुई है और इस बात का खदशा है कि शायद उनको जो है वो नकली टांग लगानी पड़े, लेकिन बार बार उनकी सर्जरीज की जा रही हैं। उनका हाथ जो शदीद ज़ख्मी था वो अब बेहतर हो चुका है इस रिपोर्ट के मुताबिक। उनके चेहरे पे जो ज़ख्म आए थे उनका भी इलाज जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई को शायद जो है वो आने वाले वक्त में उन्हें कोई सर्जरी भी देनी पड़े, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कोई ऐसा काम करना पड़े। बहरहाल उनका अपना एक स्टेटमेंट भी आया है, मुज्तबा खामनाई का एक स्टेटमेंट जारी भी किया गया है और वो जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, हम वतनों के दरमियान पैदा होने वाले गैर मामूली इत्तेहाद की बदौलत दुश्मन की सफ़ों में दरार पड़ गई है। इस नेमत के अमली शुक्राने के साथ ये हमांगी मजीद अजीम और फौलादी बन गई है और दुश्मन मजीद बदहाल और